हिंदी साहित्य में आज सुनिए लब्ध प्रतिष्ठित भारतीय लेखिका डॉक्टर सूर्यबाला की लिखी हुई व्यंग्य कथा होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। डॉक्टर सूर्यबाला जी हिंदी साहित्य की एक जानी मानी कहानीकार, उपन्यासकार एवं व्यंग्यकार हैं। सुनिए उनकी रचना मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। बात फैल गई चारों ओर। जंगल की बात जंगल की आग की तरह। अरुण वर्मा ने आज फिर एक ट्रक पकड़ा है तो खैर ऐसी कोई खास बात नहीं, सभी फॉरेस्ट वाले पकड़ते रहते हैं। ऐसे कि जहां माल लाद कर चुपचाप रफू चक्कर हो जाने की सरसराहट सुनी, टॉर्च की रोशनी फेंक कर एक तीखी सीटी के साथ दहाड़ मार दी। स्टॉप! कहाँ जाता है बे? खबरदार जो भागने की कोशिश की। चलो रोको ट्रक उधर। ट्रक रुक जाता है। बैठा हुआ ड्राइवर और साथी उतर आते हैं हाथ जोड़कर। फिर कुछ अदद हुजूर, माई बाप किस्म के सिखाए पढ़ाए मुहावरे, कुछ गरज तरज, लानत मलामतें, घुड़कियाँ और फुसफुसाहटें, और सबसे आखिर में एक हाथ से दूसरे हाथों में सरकती हुई नोटों की गड्डियाँ। और इसके बाद ट्रक ऊपर से बीड़ी और पीछे से जले तेल का धुआं छोड़ता, जंगलों को रौंदता आराम से गुजर जाता है। सो इन बातों से कोई उत्तेजना नहीं फैलती। उत्तेजना की लपटें तो फैलती हैं जब अरुण वर्मा कोई ट्रक पकड़ते हैं, क्योंकि पकड़ते हैं तो किसी हालत में छोड़ते नहीं। दूसरे उनके ट्रक पकड़ने पर ना मटन पुलाव बन पाता है, न चिकन बिरयानी। उल्टे हफ्तों, पखवारों, सनसनी, हलचल, इंक्वायरी बैठ गए। कुल मिलाकर मौसम में ठंडक पड़ते पड़ते महीनों लग जाते हैं। इस बार तो सीधे सीधे दावानल ही भड़का दिया इस अकल के दुश्मन ने। जो ट्रक पकड़ा वो किसी ऐसे वैसे ठेकेदार जत्थेदार का नहीं, सीधे सीधे एमएलए के भतीजे का। और वे नाते रिश्ते तो दिखाने के लिए हैं, असल में तो सारा का सारा कारोबार ही उनका है। अब ऐसे नादान तो नहीं थे कि पहचान ना पाए हों। अरे, लाल सूरज के छापे और त्रिशूल की निशानी वाले ट्रक दूर से ही अपनी पहचान बताते हैं। निशानी लगाई किस लिए गई है? बेकार का अड़ंगा हटाने के लिए ही तो। जंगल का जर्रा जर्रा जानता है, कुछ कहने सुनने की जरूरत ही नहीं। जब सारे क्षेत्र पर उनका राज है तो जंगल क्या उससे अलग है? उनका जंगल वो चाहे काटें चाहे रखें। अरुण वर्मा के बाप का क्या जाता है? सब कुछ जानते हुए रोका? अपने पूरे होशो हवास में थे अरुण वर्मा। इसमें भी लोगों को शक है, पर पीते पिलाते भी तो नहीं, कुछ ज़्यादा बोलते बताते भी नहीं। फिर भी अब ऐसे कांडों के बाद उनके अगल बगल से गुजर कर किसी को अपना सिर कलम करवाना है क्या? खैरियत चुपचाप कतरा कर निकल जाने में ही है। जो भी हो, जाएं यहाँ से तो चैन की सांस पड़े अगल बगल के खाते पीते क्वार्टरों में। पर खाना पीना बदस्तूर चलते रहने पर भी एक उधेड़ बुन तो जब तब हलकोड़ती ही है कि आखिर क्या मिलता है इस शख्स को हर महीने 2 महीने पर अपना सिर इस महकमे की चक्की में डालकर कुटवाने में। देखने सुनने में ऐसा कुछ खबती सनकी किस्म का या अकड़बाज अड़ियल भी नहीं लगता। सीधा साधा पढ़ा लिखा बाल बच्चेदार आदमी, पूरे अदब कायदे वाला। फिर इसकी आदतें आखिर बिगड़ी कैसे? खोट कहाँ है कि अपने कैरियर में बदरंगी थिगलियाँ लगवाता यहाँ से वहाँ तबादलों का फरमान लिए भटकता फिरता है। यहाँ इस हलके में भी तो शायद अभी सारा सामान खुला भी ना हो। अगल बगल के क्वार्टरों की खिड़कियाँ आहटें लेती खुलनी बंद होनी शुरू हो गई। सरे शाम घर लौटे पतियों से हड़बड़ाई बीवियाँ पहले यही पूछती हैं, क्या हुआ, माने कि नहीं अरुण वर्मा? मरेंगे और क्या। गृहस्वामी लुंगी का फेटा कसते कसते चाय का प्याला थाम लेता है। मगर आदमी है दिलेर। तुम्हारा सिर। जवाब कुछ इस तिलमिलाहट के साथ मिलता है कि पूछने वाली सिटपिटा कर भजिए तलवाने पहुंच जाती है। गरम भजिए आने तक गृहस्वामी माकूल जवाब सोच चुका होता है। अभी नया खून है ना, उबाल आते देर नहीं लगती। जब खून जलना शुरू होगा तब आटे दाल का भाव पता चलेगा बच्चों को। कुछ इसी किस्म का वार्तालाप बाकी क्वार्टरों के पतियों और उनकी बीवियों के बीच चलता होता है। महादेव कह रहा था, बड़ी गहमा गहमी आजकल दफ्तर में। अच्छा, ये अरुण वर्मा है कैसा देखने में? मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी देखा हो। बताऊं? 2 सींग हैं, सींग उसके, और पीछे लंबी सी दुम। पति हड़क कर कहता है, तुम लोगों की आदत है बात का बतंगड़ बनाने की। और इस आदमी को भी क्या कहा जाए? पूछो, जो हर चीज़ हर तरफ से एक्सेप्टेड है, खुलेआम चालू है, ऊपर से नीचे तक हर कोई जानता समझता है, उसे लेकर इस तरह की बेवकूफ़ी की हरकत कर कौन सा झंडा फहरा लेना चाहता है? सिर्फ हद दर्जे की नासमझी और कूढ़मगजी।
लेकिन सुनने वाली ने चपरासियों माथतों की कानाफूसी के दौरान जो कुछ सुना था उसे सहजती अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाती। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है, उसे पहले से मालूम होता कि ट्रक फलां फलां का है तो भी रोक लेता क्या? गृह स्वामी इस सवाल से कतरा जाने के लिए ना सुनता सा जल्दी से आलू चाप का एक बड़ा सा टुकड़ा मुंह में भर लेता है। दफ्तर में भी फाइलें एक मेज से दूसरी मेज पर सरकती हुई फुसफुसाती हुई यही सवाल पूछती रहती हैं। क्यों भाई, मालूम नहीं था इन अरुण वर्मा को, या जानबूझकर शेर की मांद में? वो छोड़ भी दो, जाने में या अनजाने में, लेकिन अब होगा क्या? कहाँ डिस्पैच किए जाएंगे यहाँ से? यार, डिस्पैच की बात तो तब होती है जब लाख 2 लाख के ठेकेदारों ताबेदारों के काम में खलल आता है। ये रास्ता तो सीधे सीधे जहन्नुम को जाता दिखता है। अच्छा, ये इसने बिना किसी सोर्स या पुल के यूं ही कर डाला? कहीं कोई खानदानी दुश्मनी तो नहीं? ऐसा तो कोई खानदान या खानदानी जर जमीन मिल्कियत वाला भी नहीं है। तब क्यों करता है ऐसा? सुना बच्चों की 2 बरस की पढ़ाई का नुकसान पहले ही हो चुका है ऐसे झमेलों में। बेबात इतना बड़ा बखेड़ा मोल लेना कुछ समझ में नहीं आता। आखिर क्यों? कुछ नहीं, विनाश खाले विपरीत बुद्धि भैये। सुना पिछले हलकों के सहकर्मियों में तो मशहूर हो गया था कि जो घर फूके आप ना जाए अरुण वर्मा के साथ, यानी ब्लैक लिस्टेड। तभी 72 मारकर एक मनचला ठहाका लगाता है। वाह, जरा सोचो यारों, ईमानदारी और उसूलों पर भी बाकायदे ब्लैक लिस्टेड होने लगे ना। अमा कहाँ की फ़िलॉसफी छाट रहे हो? अभी तुमसे कहें कि ज़रा आज की ज़िंदगी से सही और गलत, ईमानदारी और बेईमानी को छोड़ छोड़ कर अलग अलग खतियाओ तो कर लोगे क्या? बोलो, कुव्वत है छांटने की? मालूम तो होगा कि बेईमानी, झूठ और फरेब से निकलकर ज़िंदगी का तर्जुमा करोगे तो क्या होगा? इस पर खटर पटर चलते हुए टाइपराइटर अटक कर लम्हे भर को रुक गए, लेकिन फिर बदस्तूर सिर झुकाए यंत्रवत चालू हो गए। घरघराते कूलर की साउंड प्रूफ दीवारों के अंदर भी एक मातहत आवाज़ पेशी लगाती है। सर, वो अरुण वर्मा वाले केस का क्या किया जाए? क्या करना चाहते हो तुम? मैं? सर, मेरा क्या चाहना? आवाज़ हकलाती है। जैसा आप चाहें। क्यों? वर्मा तुम्हारे अंडर में है, इमीडिएट बॉस तो तुम हो, रिपोर्ट तुम्हें ही अपने कमेंट के साथ फॉरवर्ड करनी है भाई। आवाज़ कूटनीतिक हंसी के छर्रे सी छोड़ती है। तुम उसे ईमानदार मानते हो तो लिख दो। अफसर प्यादे को फर्जी में बदल देता है। लेकिन सर, मेरे मानने ना मानने से ज़्यादा तो महकमा प्रूफ कर जाएगा ना, और प्रूफ में पहले ही 3 जगहों से ट्रांसफ़र। ये सारी बातें रिपोर्ट के साथ ऊपर तक जाएंगी। लोग, तुम एक जिम्मेदार अफसर हो, दूध पीते बच्चे नहीं कि सारी बातें तुम्हें नए सिरे से समझाई जाएं। नहीं, अब समझ में आना कहाँ बाकी रहा। अफसर को इस आदमी में कोई इंटरेस्ट नहीं, उसने साफ इशारा कर दिया। तो गले में फिर भी कहते हुए कुछ रुंधता सा है। फिर सस्पेंड सर। ओके। छोटा अफसर समझता है इस लहजे को। बड़ा अफसर खुश है। ये साफ साफ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि हटाओ, सस्पेंड करो साले को। आखिर देर सवेर उसे बर्खास्त तो होना ही है। ऐसे ऐसी मूजी इस महकमे में और कितने दिन चलेंगे? इतना तो उसे ट्रक पकड़ने के साथ ही मालूम होना चाहिए था कि किस ट्रक को पकड़ने का क्या हश्र होता है। हमें भी तो ऊपर तक जवाब देना पड़ता है। पूरे दफ्तर में सनसनी फैली और बैठ सी गई। अरुण वर्मा सस्पेंड हो गए, लेकिन अपना साहब बड़ा नेक दिल है। राजकिशोर बताता था, उन्हें सस्पेंशन लेटर देते समय उनकी आवाज़ भर्राई थी, उनके हाथ कांपे थे, वरना जंगल का महकमा जंगल से ज़्यादा जंगली होता है। लेकिन ये अरुण वर्मा अजीब ही भेजे का आदमी है भाई। सस्पेंड का लिफाफा लेकर ऐसे निकला जैसे साग सब्जी लाने के लिए थैला लेकर निकला हो। निर्विकार, निसंकोच, चेहरे पर ना आक्रोश, ना उद्वेग, ना तिलमिलाहट, ना शर्मिंदगी। यानी बेहया किस्म का है क्या? ना एकदम सपाट थमा थमा सा, किसी को देखकर मुस्कुराहट वैसी ही बरकरार हो जाना, ना किसी को मुंह चुराने का अवसर देना, ना कतरा कर निकल जाने का ही। खुद बढ़कर हालचाल पूछ लेना और अंत में सस्पेंशन ऑर्डर लिए चुपचाप घर आ जाना। पड़ोस के क्वार्टरों की खिड़कियां फिर अकुलाहट से खुलनी बंद होनी शुरू हो गईं। कुछ आहट या सुराग ही लगे। पता नहीं बेचारे के घर चूल्हा भी जला है या नहीं। इसी बहाने ऑफिस से लौटे हुए लोग बीवियों से पूछ रहे हैं, क्या कहती हो, चलना चाहिए या नहीं? हाँ, तुम तो उसी दिन से कह रही हो, पर यहाँ तो आगा पीछा सब सोचना पड़ता है ना। कब किस क्वार्टर की खिड़की क्या सुराग ले रही है और लेकर आला टेबलों पर जड़ दिया तो बीवी बच्चे वाले ठहरे, डर कर रहने दुबकने में ही खैरियत है।
और बीवियां सोचती हैं कि अगर आज इन मर्दों के हम बीवी बच्चे ना होते तो अपनी सारी तोहमतें या आखिर किसके पल्लू से बांधते। लेकिन चलो भाई, अब तो जो होना था हो चुका है, अब कुछ खास खतरा नहीं, चलो मिलजुल आया जाए। बच्चे दरवाज़ा खोल कर किलके, पापा भाटिया अंकल आंटी आए हैं, तो अंदर ले आओ बेटे। वे लोग अजीब सकते किसी स्थिति में घुसते हैं, लेकिन यहाँ तो सब कुछ सामान्य शांत सा। फिर भी बात शुरू करना, समझाना तो अपना फ़र्ज है। भाई वर्मा, मुझे तो बड़ा रंज हुआ सुनकर, बाई गॉड बहुत। शाम जब से आए हैं तब से उदास बैठे हैं, बीवी ने हुंकारी मारी। अरुण वर्मा कृतज्ञता जताते हैं। फिर भी एक बात कहूँ, ये कहाँ का बवाल अपने सिर ले बैठे, ठीक नहीं क्या? अरुण वर्मा चुपचाप सुनते रहे। अच्छा, बड़े भाई की हैसियत से एक बात पूछता हूँ, कोशिश नहीं की कहीं? किस बात की? मामला रफा दफा करने की। अरुण वर्मा ने हैरानी से देखा। मैं ही मुद्दा उठाऊं और मैं ही रफा दफा करने को कहूँ? लो, सभी करते हैं। कह देते कि मुझे मालूम नहीं था कि ट्रक मृत्युंजय सिंह के भतीजे का है। कितने तरीके हैं मेरे भाई। लेकिन भाटिया साहब, मुझे तो मालूम था। ट्रक वाला बार बार इसी बिना पर तो धमकाना चाह रहा था, और अब अपने सच को झूठ में बदल दूं? अम्मा यार, जिंदगी में ये सब रामायण महाभारत क्यों घसीटते हो? अरुण वर्मा रोकते न रोकते कह ही गया। लेकिन रामायण महाभारत जिंदगी की ही जमीन से उपजे हैं भाटिया भाई। छोड़ यार, तू छोटा है अभी। इतना तो मानोगे कि मैं उम्र में, एक्सपीरियंस में तुमसे बड़ा हूँ। उसी हिसाब से कहता हूँ, ये मगजमारी छोड़, हंसी खुशी रहना सीखो। कहते हैं ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है। अरुण वर्मा चुप हो गया। वो कहना चाहता था कि जिंदा दिली के अर्थ हमने बदल दिए हैं भाटिया साहब, लेकिन ना कह सका। शायद वो जानता था भाटिया की समझ में वो सब नहीं आ पाएगा, लेकिन अपने को रोकते न रोकते जैसे पूछे बिना नहीं रह पाया। एक बात बताइए भाटिया साहब, क्या आप सचमुच समझते हैं कि मेरी भूल है? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतनी देर से समझदारी और चतुराई बखानते भाटिया की आंखें सकपका कर सीधे जमीन की ओर झुक गईं, लेकिन तत्काल साथ ले गए भाटिया। देखो, सोचने समझने का तो कोई अंत नहीं। बिना वजह इस सब में सिर खपाने से क्या फ़ायदा? न कुछ नहीं, सिर्फ नुकसान ही नुकसान। मैं नफ़े नुकसान की नहीं भाटिया भाई, सही गलत की पूछ रहा था। अरुण वर्मा ने नम्रता से टोका। भाटिया झल्लाए। ठीक है, फिर सोचो भाई सोचो, जमाओ सही गलत के हिसाब का रोकड़ा, लेकिन उसके पहले अपने बीबी बच्चों के हाथ में भीख का कटोरा थमाना ना भूलना, समझे? तत्क्षण भाटिया को ख्याल आया कि क्या कह गए, तो वसुधा वर्मा की ओर झुकी नज़रों से देखकर बोले, माफ़ करना मिसेस वर्मा, जज्बात में बह गया। और वापस वर्मा की ओर मुखातिब होकर बोले, इतना समझ लो, आदमी सिर्फ शगल के लिए नहीं करता ये सब, चाहता कोई नहीं, लेकिन बस करना पड़ता है। कहते कहते भाटिया हाँफने लगे। अरुण वर्मा जैसे भाटिया से नहीं, खुद अपने आप से बोले, हाँ यही तो, चाहते हम कुछ और हैं, करते कुछ और। जैसे गलत पाठ को गलत समझते हुए भी रटते चले जाने की आदत सी पड़ गई है। भाटिया चले गए तो कौशिक आए, ठीक वैसे ही अंदरनी स्क्रूप की तलाश में। शुरुआत यूँ की, नहीं, अरुण वर्मा ने उनका आशय समझ कर टोका, कम से कम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ऐसा कुछ नहीं? कौशिक की आंखें हैरानी से फैलती चली गईं। तो तुम्हारा मतलब है इस दुस्साहस और तबाही को तुमने खुद बुलावा भेजा है? कहीं कोई और ताकत तुम्हारी बैकिंग? हाँ कौशिक साहब, झूठ नहीं बोलूँगा, एक ताकत है जो हमेशा मेरी बैकिंग करती रहती है, लेकिन पता नहीं, शायद ये ताकत से ज़्यादा एक आदत, एक लत ही। अरुण वर्मा बच्चों से हंसी हंसता है। कौशिक का चेहरा उतरता चला जाता है, एक विचित्र एंटी क्लाइमैक्स से गुजरने की तरह। ये कैसा स्क्रूप, ये कैसा रहस्योद्घाटन कि मुंह चुरा कर निकल जाने को जी चाहने लगे, लेकिन फिर भी मंच के बीचों बीच फंसे थे, एकदम से भागा भी नहीं जा सकता था ना। फिर भी मान लो तब तैश में थे, लेकिन अब तो आगे पीछे की सोचो। लगातार सोचता हूँ कौशिक भाई, लेकिन ये लत मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, मुझसे चिपक कर बैठ गई है, मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा ही। ठीक है भाई, अपना फ़र्ज था, बता दिया, निगलो हंसिया उगलते वक्त मालूम पड़ेगा। और कतराते हुए कौशिक भी उठ खड़े हुए। कौशिक के बाद जोशी, जोशी के बाद प्रभाकर, प्रभाकर के बाद अस्थाना। वसुधा थक गई थी, अंतिम मेहमान के जाते ही बोली, खाना लगाती हूँ। हाँ भूख लगाई है, बच्चे सो गए क्या? घिरे सन्नाटे के बीच भी वसुधा ने मुस्कुराकर आंख मारी। इशारा था बच्चे सोए नहीं, आंखें मूंदे सोने का बहाना किए बिस्तर पर पड़े पिता का इंतज़ार कर रहे हैं, पापा को बुद्धू बनाने के लिए।
अरुण वर्मा बच्चों के पास गए। उन्हें ध्यान से देखने का ढोंग करते हुए वसुधा को आवाज़ दी, अरे बच्चे तो सो गए, चलो हम दोनों खाना खा लें। और बच्चे चादर फेंक कर किरकारी मारते हुए पिता से लिपट गए, मन खुशी से लबालब कि खूब बुद्धू बनाया। खाना देखते अरुण वर्मा किलक उठे, वाह मूली के पराठे, कुरकुरे और लाल, एकदम माँ की तरह। ये तुमने अच्छा किया जो माँ से पराठे बनाना सीख लिया। वसुधा ने जानबूझकर बनाया था। डोंगा तो खोलो, पालक और बैंगन भी तुम्हारे परिवार का फेवरेट। हाँ, पिताजी को खासकर बहुत पसंद था। हफ्ते में 2 दिन तो बनते ही बनते। उस दिन भी माँ ने बैंगन पालक ही बनाए थे, मुझे अच्छी तरह याद है। और फिर जैसे मनपसंद खाने के साथ मनपसंद कहानी से दोहरा रहे हों। मैंने तुम्हें बताई थी ना पिताजी के साथ घटी वो घटना। तब पिताजी डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल थे, शिक्षा विभाग में। एक बार गर्मियों में दौरे पर आए, डायरेक्टर के लिए बर्फ़ का इंतज़ाम नहीं हो पाया था। बस गुस्सैल अफसर बिलबिला उठा था। फ़ौरन पिताजी की मुअत्तली का ऑर्डर लिखा और चलता बना। सारा स्टाफ सन्न, हर तरफ तहलका और सन्नाटा साथ साथ। 1-2 सहकर्मियों ने सुना, आकर समझाया भी पिताजी को, माफ़ी मांग लीजिए, शायद अफसर का दिमाग बदल जाए, नहीं तो फला फला के पास चलिए, हम लोग भी कोशिश करते हैं। पिताजी ने माफ़ी मांगने से साफ मना कर दिया, उल्टे उन लोगों को शांत किया और चुपचाप घर लौट आए थे। माफ़ी न मांगने का कारण भी स्पष्ट था। शहर में कहीं बर्फ़ नहीं थी उस दिन, और सिर्फ बर्फ़ लाने के लिए 40 मील दूर दूसरे शहर विभाग की गाड़ी भेजना पिताजी के उसूलों के खिलाफ था। ये सब किसी से कहने की ज़रूरत थी भी नहीं। विभाग का हर बड़ा छोटा सहयोगी और कर्मचारी जानता था कि 18 सालों की उनकी नौकरी में कहीं लापरवाही या बेअदबी का एक छोटा सा धब्बा भी नहीं था। उनके उसूलों, आदर्श और स्वाभिमान की मिसाल पेश की जाती थी। उनकी बेदाग कलम की इज्जत और शोहरत थी। कौन, आपके पिताजी की पापा? बच्चों की 2 जोड़ी कौतुक भरी आंखें थोड़ा थोड़ा समझते हुए पूछ रही थीं। हाँ हाँ, मेरे पिताजी की, और नहीं तो क्या तेरे पिताजी की। और अरुण वर्मा बच्चों के साथ खिलखिलाकर हंस पड़े। फिर क्या हुआ? बच्चे अभिभूत थे। फिर कुछ नहीं। मेरे पिताजी घर आए, बिना किसी से कुछ कहे, माँ से भी नहीं, यही बैंगन पालक और पराठे खाकर सो गए। लेकिन जब सुबह उठे और अखबार उठाया तो आंखों पर विश्वास न आया। शहर के प्रमुख अखबार के पहले पृष्ठ पर ही पिताजी की मुअत्तली की खुलेआम भर्त्सना की गई थी। उनकी कार्यकुशलता और निष्ठा के प्रतिदान स्वरूप मिले इस नौकरशाही कोष को शहर के सारे बुद्धिजीवियों, प्रमुख नागरिकों और सहयोगियों ने घोर अत्याचारपूर्ण और अन्यायपूर्ण ठहराया था। दूसरे दिन ऑफिस जाने पर पता चला कि विभाग के आधे से ज़्यादा कर्मचारियों ने अपने इस्तीफे तैयार कर रखे हैं भेजने के लिए। फिर छोटी बिटिया उन्नीदी हो रही थी, लेकिन बेटे की आंखों में नींद की जगह एक चमक थी। फिर डायरेक्टर को क्षमा याचना के साथ अपना ऑर्डर वापस लेना पड़ा था। बस कहानी खत्म, अब आप भी सो जाइए, अरुण वर्मा ने बेटे के गाल पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहा। वसुधा चुप रही थी लगातार, लेकिन बच्चे सो गए तो बिस्तर पर आकर अनायास पूछ बैठी, सुनो, तुम भी किसी ऐसे चमत्कार की उम्मीद तो नहीं कर रहे? पागल हुई हो? ऐसा कुछ नहीं। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? इसलिए कि इतनी बार की सुनाई कहानी तुमने आज फिर दोहराई। वो तो अरुण वर्मा हंसे, अपनी बैकिंग के लिए, क्योंकि ये सब मेरे बहुत छुटपन में मिली संजीवनी है ना, टॉनिक उसूल के पक्के परिवार का 40 साल पुराना नुस्खा। डिंग डोंग। अरुण हंसे, लेकिन फिर कबूलते हुए से बोले, लेकिन सच सच कहूँ तो मन तो उद्विग्न है वसुधा। मेरे और बच्चों के लिए? न नहीं, वो तो आज की मुक्त नारी तुम संभाल ले जाओगी। तुम लोगों की मुक्ति की इससे बड़ी सार्थकता और दूसरी हो भी क्या सकती है? सिर्फ अपनी मुक्ति के लिए भी लड़ना कोई लड़ना है? अरुण ने चुहल के स्वर में कहा। ठीक, मान लिया। फिर तुम्हारी उद्विग्नता का कारण? हाँ, कारण नहीं छिपाऊंगा। तुमने महसूसा ना, इतने लोग आए मुझे इतना समझाने, लेकिन उनमें से एक ने भी ये नहीं कहा कि कहीं ना कहीं मैं सही हूँ। मेरा मतलब किसी इंकलाब, किसी विद्रोह से नहीं है वसुधा, लेकिन लोग आज सही को सही मान लेने में भी इतना घबराते क्यों हैं? यहाँ मेरे घर के अंदर एक छोटा सा सच स्वीकारने में तो कहीं कोई नुकसान नहीं था उनका। सीधी सी बात है, उनका नज़रिया दूसरा है, और तुम्हें किसी की दया या सहानुभूति की ज़रूरत भी क्या? नहीं वसुधा, अपने लिए नहीं, मैं तो खुद उनके लिए कह रहा हूँ। लेकिन एक बात और भी तो है, अगर इतनी जरा सी भी परिवर्तन या बदलाव की झलक ना दिखे, तब तो यही लगता है ना कि शायद अब जीर्णोद्धार नहीं हो सकता। तब कुछ भी सोचना या करना व्यर्थ है। फिर वही बदलाव या चमत्कार जैसा कुछ कर दिखाने की मंशा या महत्वाकांक्षा।
तुमने खुद स्वीकारा है ना कि ये तुम्हारी लत है, बस इसी तरह करते चलो। लेकिन आदमी हूँ मैं भी वसुधा, किसी भी औसत कमज़ोर आदमी की तरह कमजोरियाँ मुझ में भी पनपती हैं, दुविधा मुझे भी घेरती है। बीवी बच्चों के दुखते कंधों के बूते पर किया गया ये व्रत संकल्प क्या ऐश और मुफ्तखोरी? वसुधा बीच में बोल पड़ी। जानती हूँ, जिस व्यक्ति का परिवार उस पर आश्रित हो उसकी बाध्यता और सीमाएं होती हैं, एक हद से आगे नहीं जाया जा सकता। लेकिन यहाँ हमारे केस में तो मैं तुम्हें स्वतंत्र करती हूँ। मेरी महत्वाकांक्षा समझ लो, टॉनिक नहीं पिया तो क्या? वसुधा हंसी। लेकिन बच्चे? सो गए। वसुधा ने हंसकर बातों का रुख मोड़ दिया। तुम भी सो जाओ अब। लेकिन सो नहीं पाए अरुण वर्मा। सारी रात आंखें छत दीवार टकोरती रहीं। एक के बाद एक सधे बंधे हाथ वापस लौट जाने का रास्ता दिखाते रहे, जैसे कह रहे हों, लौटो अरुण वर्मा, ये आम रास्ता नहीं है। औसत सामान्य आदमी का इस राह से गुजरना बहुत मुश्किल है। अरुण वर्मा सोचता है, जानता तो है ये सब, लेकिन तब भी कहाँ रोक पाता है अपने आप को? वही लत। सुबह सुबह आँख खुली तो झुटपुटा सा बच्चे और वसुधा सोए हुए ही थे। अब आज ऑफिस भी कहाँ जाना? बहुत बड़े सपाट सन्नाटे भरे मैदान के बीचों बीच जैसे अकेला खड़ा हो। कुछ नहीं सूझा तो चुपचाप छोटी सी खुरपी लेकर बगीचे में आ गए। यूं ही क्यारियों के बीच अनमने से सूखी पीली पत्तियों को धीमे धीमे निकाल कर अलग करते रहे कि तभी आंखें मलता छुटका सा बेटा आकर लिपट गया। पापा, वो तो कल आप बता रहे थे अपने पापा वाली बात, आज फिर से ठीक ठीक से बताइए, मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा। अरुण वर्मा ने सहसा बेटे को बाहों में भरा और अपने कद की ऊंचाई भर उठा लिया। अभी आप सुन रहे थे सरकारी महकमों में व्याप्त भ्रष्टाचार, बेईमानी, झूठ, छल आदि को इंगित करती हुई डॉक्टर सूर्य बालाजी की कहानी होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। भ्रष्ट सिस्टम को बदलना किसी अकेले ईमानदार के बस में नहीं होता। यही कुछ बताती कहानी जरूर आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और हाइप जरूर करिएगा। और यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो या चैनल पर पहली बार आए हों तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।